जीवन के बड़े सवालों का जवाब सादगी में छुपा होता है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 5 जून के करंट अफ़ेयर को जो कल रात तक के सुर्खियों से बने हैं। आइए देखते हैं आज के अपने करंट अफ़ेयर को जहाँ पर कि जर्मनी ने जापान को पीछे छोड़ा और बन गया दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर देश। जर्मनी ने 2024 के एंड तक जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर नेशन बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। यह पहली बार है जब जर्मनी ने 1991 के बाद ये टाइटल जीता है और जापान के 34 साल के डोमिनेंस को ख़त्म कर दिया है। जर्मनी के नेट एक्सटर्नल एसेट्स यानी 569.7 ट्रिलियन येन यानी लगभग 3.99 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गए, जो जापान के 3.73 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा है। आइए जानते हैं ये हुआ कैसे। तो इसके होने के पीछे 3 कारण। पहला, स्ट्रॉन्ग ट्रेड सरप्लस यानी जर्मनी का करंट अकाउंट सरप्लस जो उनके एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी के कारण है, उन्हें क्रेडिटर नेशन बनने में मदद करता है। वहीं दूसरा है उनका निवेश का तरीका। जापान ज़्यादातर अपने सरप्लसेस को ओवरसीज़ फैक्ट्री जैसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में लगाता है। जर्मनी इसे बॉन्ड और इक्विटी जैसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लगाता है, जो उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाता है। वहीं तीसरा देखें तो करेंसी एक्सचेंज रेट का असर भी हुआ है। 2024 में यूरो और येन के बीच फेवरेबल एक्सचेंज रेट ने जर्मनी के फॉरेन एसेट्स की वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। अगर इसकी ग्लोबल इम्प्लीकेशंस को देखें तो देखेंगे कि दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो जर्मनी का क्रेडिटर नेशन बनना दिखाता है कि वो ग्लोबल फाइनेंस में एक मेजर पावर है, लेकिन उनकी रिलायंस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पर है, जो जापान के स्टेबल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। वहीं ये शिफ्ट एजिंग पॉपुलेशन और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी में बदलाव का भी एक रिफ्लेक्शन है। वहीं अगर आगे की बात देखिए तो आने वाले समय में जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस ये तय करेंगे कि जर्मनी अपनी क्रेडिटर पोजीशन को कितनी देर तक बनाए रख सकता है। आइए जानते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी एक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो बर्लिन इसकी राजधानी है। अगर इनके चांसलर की बात करें जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है फ्रेडरिच मर्च। वहीं यहाँ की ऑफ़िशियल लैंग्वेज है जर्मन और प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीर। आपको बता दें जापान के बारे में भी। जापान एक आइलैंड कंट्री है ईस्ट एशिया में। वहीं जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। यहाँ की करेंसी है येन। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर लद्दाख हिल काउंसिल में महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व हो गया है। लद्दाख की महिलाओं को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट पास किया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 को नोटिफाई किया है। इस अमेंडमेंट के तहत लेह और कारगिल के हिल डेवलपमेंट काउंसिल में टोटल सीट का 1/3 यानी 33% महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। अगर रिजर्व सीट्स का रोटेशन सिस्टम को देखें तो ये रिजर्वेशन एक रोटेशन सिस्टम के तहत इम्प्लीमेंट होगा, जिसमें अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी को हर इलेक्शन में रिजर्व किया जाएगा। इससे इंश्योर किया जाएगा कि सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वुमेन को फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले। अगर इसके बैकग्राउंड को देखें तो यह डिसीजन लद्दाख के लोगों की पुरानी डिमांड का जवाब है, जो अपनी कल्चरल, लिंग्विस्टिक और सोशल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मांग रहे थे। 2019 में आर्टिकल 370 के हटने के बाद लद्दाख को यूटी का स्टेटस मिला और तब से लोकल इंटरेस्ट के लिए काफ़ी पॉलिसी चेंजेस किए गए हैं। अगर वहीं लद्दाख के गवर्नर का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, डॉक्टर ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज रेगुलेशन 2025 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसको नोटिफाई किया है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोटी और कुर्गी को लद्दाख के ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। वहीं अगर रेगुलेशन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज का घोषणा है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोटी और कुर्गी को एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिशियल पर्पसेस के लिए लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेजेज बनाया गया है।
वहीं इंग्लिश अब भी उन ऑफ़िशियल कामों के लिए उसे यूज़ होगी, जिसमें ये पहले से यूज़ होते आ रही थी। वहीं रेगुलेशन के तहत लद्दाख की नेटिव लैंग्वेज जैसे कि शीना या डार्डिक, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ब्रोकशत, डार्डिक, बाल्टी और लद्दाखी को प्रमोट और डेवलप करने पर फ़ोकस दिया गया है। अगर लद्दाख के लिंग्विस्टिक और कल्चरल हेरिटेज को सपोर्ट करने के लिए एकेडमिक और आर्ट, कल्चर और लैंग्वेजेज़ जैसे इंस्टीट्यूशन को मजबूत बनाने के लिए प्रोविज़न रखे गए हैं। इसका महत्व देखें तो यह रेगुलेशन लद्दाख की लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व और प्रमोट करने की ब्रॉडर एफर्ट्स का हिस्सा है। इससे लोकल कम्युनिटीज़ को अपनी पहचान बनाए रखने में मदद मिलेगी। अगली खबर की ओर रुख करें तो इंडिया ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज यानी आईआईएएस के 2025 से 28 टर्म के लिए प्रेसिडेंसी जीत ली है। ये आईआईएएस के 100 साल के इतिहास में पहली बार है जब इंडिया को इस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व करने का मौका मिला है। ये प्रेसिडेंसी एक बैलेट प्रोसेस के ज़रिए डिसाइड की गई थी, जो भी एक पहला मौका था। आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया है क्योंकि ये पहली बार घटना है। आइए जानते हैं आईआईएएस के बारे में। आईआईएएस एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है। इसमें 31 मेंबर और 20 नेशन सेक्शन हैं और 15 एकेडमिक रिसर्च सेंटर हैं। आईआईएएस का फोकस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में साइंटिफिक रिसर्च पर है और ये यूनाइटेड नेशन के साथ एक्टिवली कोलैबोरेट करते हैं। अगर इंडिया का विज़न देखें आईआईएस प्रेसिडेंसी के लिए तो इंडिया का फोकस होगा डिजिटल एम्पावरमेंट सिटीजन का करना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस का करना, नॉर्थ साउथ डिवाइड को ब्रिज करना, यूनिटी और इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना। इंडिया ने अपना पहला मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि एलएलएम लॉन्च किया है जिसका नाम है भारत जेन। इसका विकास सरकार की फंडिंग से किया गया है और यह मॉडल खास तौर पर इंडियन लैंग्वेजेज के लिए बनाया गया है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत जेन को जून 2025 में भारत जेन समिट के दौरान लॉन्च किया। आइए जानते हैं भारत जेन है क्या? भारत जेन एक नेशनल मिशन है जो एआई मॉडल को डेवलप करता है ताकि इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को समझ और उसका समाधान दे सके। ये टेक्स्ट, स्पीच और इमेज मॉडलिटीज़ को इंटीग्रेट करता है और 22 इंडियन लैंग्वेजेज़ में एआई सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। आइए इसकी खासियत को जानते हैं। इसकी पहली खासियत है मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज़ जिसमें टेक्स्ट, स्पीच और इमेजेस को एक साथ प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। वहीं दूसरा है इसका लैंग्वेज सपोर्ट। भारत जनरेशन 22 इंडियन लैंग्वेजेस में काम करता है 22 इंडियन लैंग्वेजेज में काम करता है जिससे इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है। वहीं तीसरा है इसके खासियत की बात करें तो एथिकल एंड इंक्लूसिव एआई। ये एआई सिस्टम इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ और एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करता है। अगर इसके एप्लीकेशंस को देखें तो इसका यूज़ हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और गवर्नेंस जैसे सेक्टर में किया जा सकता है जिसमें रीजन स्पेसिफिक एआई सॉल्यूशन मिलते हैं। अगर डेवलपमेंट और सपोर्ट की बात करें तो भारत जेन का विकास नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम यानी एनएमआईसीपीएस के तहत किया गया है। ये टीआईएच फाउंडेशन फॉर आईओटी एंड आईओयू एट आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर डेवलप किया गया है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका सपोर्ट करता है। भारत डेटा सागर एक मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज रिपॉजिटरी है जो इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करती है। यह एआई मॉडल को लोकली रेलिवेंट डेटा सेट प्रोवाइड करता है और डेटा सोवरेनिटी इंश्योर करता है। भारत जिनका मकसद है एआई को एथिकल और इंक्लूसिव बनकर हर इंडियन सिटीजन तक पहुंचा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर जहां पर कि आईपीएल 2025 जो कि 18वां आईपीएल का संस्करण था जिसे विराट कोहली की टीम आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने पंजाब किंग्स 11 को हराकर जीत गई है। आपको बता दें कि यह मैच 3 जून को खेला गया था। वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि आईपीएल की शुरुआत पहली बार 2008 में की गई थी, वहीं इसका फाउंडेशन 2007 में रखा गया था। और आपको साथ-साथ बताता चलूँ कि चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस ने इसे सबसे ज़्यादा बार जीता है 5-5 टाइटल्स।
इसे बीसीसीआई द्वारा अरेंज किया जाता है, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसका फाउंडेशन 1928 में है और उसके हेड हैं रोजर बिन्नी। वहीं बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। साथ ही साथ आपको आईसीसी के भी बारे में पता होना चाहिए, जिसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है और जिसके चेयरमैन हैं जय शाह। वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि आईसीसी का फाउंडेशन जो था वो 1909 में किया गया था। देखते हैं आईपीएल 18वां संस्करण में क्या कुछ घटा। आपको पता होगा कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला टाइटल जीता है। वहीं यहाँ पर 10 पार्टिसिपेंट्स थे, जिनमें 74 मैच खेले गए। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करें तो सूर्य कुमार यादव, जो मुंबई इंडियंस से थे। वहीं सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले साई सुदर्शन गुजरात के थे, जिन्होंने 759 रन बनाया, और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने गुजरात टाइटन के प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने 25 विकेट लिया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर कि जर्मनी की एनालेना बारबॉक जो है प्रेसिडेंट बनाई गई हैं जनरल असेंबली की। यह 88th नंबर की प्रेसिडेंट है। आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। वहीं इसके फाउंडर देशों में से भारत भी एक था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट में। आज के आखिरी न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं, जहां पर ऑबिचुअरी सेक्शन से हम देखेंगे एटिने इमाइल बॉल्यू, जिन्होंने अबॉर्शन बिल को डेवलप किया था, उनका देहांत हो गया है। 98 साल के एटिनी ने अबॉर्शन बिल का आविष्कार किया था। आशा करते हैं आपको आज के करंट अफेयर समझ में आए होंगे। समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।